हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम है आप वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। तो अपने पढ़ रहे हैं बेटा आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर। तो अपना पोइट्री सेक्शन बेटा कंटिन्यू है, चल रहा है। तो अपने जो पोइम कर चुके हैं द डिवाइन इमेज, ठीक है, बाय विलियम ब्लेक। तो आज भी जो अपने एक पोइम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये भी बेटा जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? बाय विलियम ब्लेक। बहुत ही महान राइटर है बेटा। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। इनका जन्म 1757 में हुआ, 1827 में इनकी डेथ हुई। 1757 में इनका जन्म हुआ, 1827 में इनकी डेथ हो गई। He was known as a major poet and original thinker। तो इनका जो मेन काम था, ये भगवान पर तो पूरी आस्था रखते थे और भगवान के द्वारा बनाई हुई हर एक चीज में इनकी पूरी आस्था, यानी कि ये मानते थे कि ईश्वर ने जो भी बनाया है, एवरीथिंग दैट इज मेड बाय गॉड इज परफेक्ट, ठीक है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन ये इंसान गलत है, इंसान की सोच गलत है, ये हर एक चीज को गलत कर देता है, भगवान गलत नहीं करता। जैसे आपने पीके मूवी देखी है, पीके मूवी में वो कहता है कि भगवान सही है, भगवान में से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मैनेजर खराब है, ये भगवान के मैनेजर खराब हैं जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ये करो तो ये करो, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, यानी कि डर का खेल चला रखा है, कौनो फिरकी ले रहा है, ठीक है। इसी मुद्दे पे पीके फिल्म, यानी कि उसको भगवान से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है वो अपने आप से बने ठेकेदार मैनेजर जो खुद को मानते हैं कि हमें भगवान ने सारी ताकत दे रखी है, हम जो कहेंगे वो ही होगा। आजकल भी ये चलता है और सदियों पहले भी ये चलता था, यानी कि जो पादरी, फादर, यो कह लो पुजारी, कुछ कह लो मौलाना, जो बड़े पदवियों पर विराजमान होते थे या हैं, वो भगवान को किनारे कर देते हैं और अपनी चलाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कर, नहीं तो ऐसा होगा। तो विलियम ब्लेक थे जो, वो अच्छे से मानते थे कि भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में, इस अर्थ में, इस प्लेनेट में, इस कुदरत में, नेचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज ह्यूमन माइंड। आदमी का दिमाग ही क्या है? प्रॉब्लम है। द रूट ऑफ प्रॉब्लम, द रूट ऑफ इविल, हर एक प्रॉब्लम की जड़ क्या है? आदमी का दिमाग है, यानी कि इसके द्वारा जो भी बनता है ये गलती बनाता है, ये पंगे लेता है किसी चीज के साथ। ये इनकी आइडियोलॉजी थी, इनकी विलियम ब्लेक। तो ये उन लोगों के बारे में ही बात करते थे। लास्ट अपने पढ़ा कि जो क्या करते थे, जो लोग इविल से भरे हुए थे लेकिन वो स्ट्राइविंग टू बी अ गुड पर्सन, जो अच्छा बनना चाहते थे, यानी कि इनका जो ज्यादा वो रहता था रुझान, वो था डिवाइन चीजों के पर और परफेक्ट आइडियल सोसाइटी पर रहता था कि आइडियल पर्सन कैसे बना जा सकता है, परफेक्ट सोसाइटी का निर्माण कैसे हो सकता है और डिवाइन से कनेक्शन कैसे हो सकता है, सिर्फ उन्हीं चीजों पर। He used to hate rationalism and materialism of his time। अपने समय की वो रेशनलिज्म और मटीरियलिज्म से बहुत ही नफरत करते थे। ये अपने सारा कुछ विलियम ब्लेक के बारे में ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं जब अब मैं डिवाइन इमेज करवा रहा था, तो वो भी विलियम ब्लेक के द्वारा थी, वो अपने एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो डिवाइन इमेज नाम की पोइट्री थी वो उनकी पहली वॉल्यूम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से ली गई है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से ली गई है। ये जो द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये ली गई है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस,
सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। 1794 में इनकी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट नाम की पोइम आपके सिलेबस में डाली गई है। बहुत ही अच्छी पोइम है, बहुत ही समझ देने वाली आप कह सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से अपने आप में समाहित कर लेंगे, कह लो अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो इससे ऊपर कोई भी चीज नहीं है। तो अभी अपने शुरू करेंगे पोइम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, रिटन बाय अ ग्रेट पोइट विलियम ब्लेक। So please open your books and start reading with me. Human abstract. Okay. Abstract का सेंस क्या होता है? Abstract आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज, निचोड़ कह सकते हो, किसी चीज के पीछे छिपा हुआ सच, कोई किसी चीज का कंसेप्ट, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट। आइडियोलॉजी कह सकते हो, यानी कि जिस विचारधारा जिस पर एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन, ठीक है, मेनली कंसेप्ट ही लेके चलते हैं। द ह्यूमन कंसेप्ट, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, विचारधारा समझ रहे हैं, ठीक है। अदृश्य चीज जो दिखाई नहीं देती, जो द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मानव के दिमाग में चलता है, कुल मिलाकर इसका सेंस यही है, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सारी पोइट्री इसी चीज पर निर्भर है कि भगवान ने जो बनाया वो ठीक है, गड़बड़ मानव ने की है। तो उन्हीं चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बहुत ही अच्छी पोइम है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। दिस रिदम थीम उस पोइम की है वो है ए ए बी बी ए ए बी बी। आपके कई बार क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर एग्जाम में 2020 में फाइनल हुए हैं जो, उसमें ये पूछा गया रिदम स्कीम क्या, ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है पूछा गया। ओके, pity would be no more if we did not make somebody poor. pity, दया। तो दया की जरूरत कब पड़ती है बेटा? दया क्या आती है? दया जब हम किसी पर अपना मेहरबानी भरा दिल खोलते हैं, ऐसे ही ना काइंडनेस शो करते हैं, उसे पिटी कहते हैं, कि मुझे उस पर दया आ गई, यानी कि आप किसी के लिए काइंड बने, किसी को जरूरत थी तो आपने उसकी हेल्प की। दया आती है यानी कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं ना, कि मुझे यार उस गरीब को देखकर, उस लाचार को देखकर उस पर क्या आ गई? दया आ गई, पिटी आ गई, तो उसे पिटी कहते हैं। वो कहते हैं पिटी वुड बी नो मोर, पिटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। कब? इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, अगर हम किसी को गरीब होने ही ना दें, किसी को गरीब बनाए ही ना, किसी को लाचार बनाए ही ना, जिसको किसी को जरूरतमंद ना बनाए, तो दया की जरूरत ही नहीं रहेगी। पिटी वुड बी नो मोर, पिटी की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ वी ऑल वर एज हैप्पी एज वी। मर्सी बेटा होती है करुणा, यानी कि आप किसी की भावना समझते हैं, करुणा आती है, आप किसी की फीलिंग्स समझते हैं। जब कोई मन से दुखी होता है, किसी दुखी की, जब आप खुद दुखी होते हैं तो आप मर्सी की वो कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। व्हेन यू आर सैडेंड, ग्रीव, you are looking for, you are expecting mercy. Here he is saying that, and mercy no more could be if all were as happy as we. अगर हम दुखी होना, लाचार होना तोड़ ही दें, उसको त्याग ही दें, हमेशा खुश रहें, प्रसन्नचित रहें, फुल ऑफ ब्लिस, डिलाइटफुल, हैप्पी रहें, तो क्या है? देयर विल बी नो नीड ऑफ मर्सी। If we make nobody poor, there will be no need of pity. वो कह रहा है कि कोई गरीब ना हो, कोई लाचार ना हो, तो पिटी की जरूरत नहीं है। कोई परेशान ना हो, दुखी ना हो, हमेशा खुश रहे, तो मर्सी की जरूरत नहीं है, ठीक है। And mutual fear brings peace.
till the selfish loves increase, then cruelty knits a snare and spreads his baits with care. पहली लाइन में वो बेटा कह रहे हैं, and mutual fear brings peace. जो आपसी डर होता है वो शांति लेके आता है। कि दो लोग हैं, उनमें आपस में थोड़ा डर है, वो बुरी बात नहीं है, वो अच्छा है। लोगों में आपस में थोड़ा सा डर होना चाहिए, जिसकी वजह से शांति बनी रहती है। अगर डर ना हो तो अराजकता फैलती है, वॉयलेंस फैलती है, एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, ठीक है। लोग एक्साइटेड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, एनार्की, यू नो। तो दैट्स व्हाई सेइंग इन म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। आपसी जो थोड़ा सा डर होता है लोगों के बीच, वो शांति को स्थापित करता है, ठीक है। Till the selfish loves increase, then cruelty knits a snare and spreads his baits with care. वो कहता है आपसी डर तभी तक शांति लाता है जब तक कि सेल्फिश लव इंक्रीज नहीं हो जाता। स्वार्थ की भावना पैदा होगी जब लोगों में स्वार्थ होगा, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, डर नहीं रहेगा। यानी कि डर किसी को खोने का डर, किसी दूसरे से प्यार, यानी कि पीस, शांति तभी आती है जब किसी चीज दूसरे के बारे में डर रहे कि वो, मैं उसे खो ना बैठूं, वो मेरे से दूर ना चला जाए। लेकिन जब सेल्फिशनेस आ जाती है तो सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, इनर वर्ड्स हो जाता है एवरीथिंग। तो कहते टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, जब ये बढ़ जाता है सेल्फिश लव, अपने आप से प्यार बढ़ जाता है, देन क्रुएल्टी नीड्स अ स्नेयर। स्नेयर होता है बेटा एक, आप समझें, एक जाल होता है, एक ऐसी चीज जो पकड़ती है। यानी कि कई बार जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, बिल्लियों को, कई चीजों को, तो एक वो शिकंजा लगाया जाता है, उसे स्नेयर कहा जाता है। वो जानवरों को पकड़ता है ऐसे, यानी कि वो खुला रहता है, जब उसमें किसी जानवर का पैर आता है तो वो बंद हो जाता है, तो वो जानवर उससे निकल नहीं सकता जब तक वो पकड़ने वाला शिकारी उसको निकालता नहीं। बहुत टाइट होता है वो, उनके दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। तो कहते देन क्रुएल्टी निट्स अ स्नेयर। निट मतलब बुनना, सिलाई करता है। क्रुएल्टी क्या आता है बेटा? व्हाट इज क्रुएल्टी? क्रुएल्टी होता है द्वेष, ईर्ष्या। तो जब वो क्रुएल्टी एक क्या बुन लेती है, एक जाल बुन लेती है। जब सेल्फिशनेस आ जाती है तो द्वेष एक जाल बुन लेता है, एंड स्प्रेड्स हिज बेट्स विद केयर। और अपना जो बेट है, बेट होता है चारा, यानी कि किसी शेर को पकड़ना हो तो बकरी का चारा डाला जाता है। कहते हैं ना अपने, जब शार्क को पकड़ते हैं या मछलियों को पकड़ा जाता है तो वो फिश कैचर के आगे एक छोटा सा कुछ ना कुछ खाने की चीज लगाई जाती है, फिश उसको खाने आती है और पकड़ी जाती है, उसे बेट कहते हैं, ठीक है, चारा। वो कहते हैं जब सेल्फिश लव बढ़ जाता है तो क्रुएल्टी अपना जाल बिछा लेती है और अपना चारा बहुत ही सावधानी से बिखेरती है। यानी कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ द्वेष के ही आइडियाज आएंगे और आप सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचेंगे जो आपको फायदा पहुंचाएंगी। बिकॉज नाउ यू हैव बिकम सेल्फिश, क्रुएल्टी हैव ओवरकम योर माइंड, एंड नाउ यू आर ओनली थिंकिंग टू गेट मोर बेनिफिट्स ओनली फॉर यू, नॉट फॉर अदर पीपल। ओके, तो नेक्स्ट में कहता है बेटा, he sits down with holy fears and waters the ground with tears, then humility takes its root underneath his foot. वो कहते हैं वो बैठ जाता है होली फियर्स, डर के। ये बात होली फियर्स यानी कि धार्मिक डर, पवित्र डर। पवित्र डर नाम की कोई चीज नहीं होती। पीके में वो कहता है कि ये डर का धंधा है, डराया जाता है कि ऐसे करो नहीं तो ऐसे हो जाएगा। कि भगवान थोड़ा चाहेगा, वो किसी को दर्द क्यों देगा? उसने आपको पैदा किया इतने प्यार से, ये सृष्टि, ये कुदरत बनाई है,
वो किसी को दर्द क्यों देगा, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है। लेकिन लोग उसके नाम से डराते हैं। पुराने जमाने में टाइम ऑफ दिस पोएम वाज रिटन, वो क्या करते थे, डराते थे लोगों को कि अगर तुमसे ये गलती हो गई है, अब तुम्हें ये सजा मिलेगी, अगर ये सजा से बचना चाहते हो तो ऐसा कर्म करो। तो वो कहते हैं ही सिट्स डाउन विद द होली फियर, अब उसको वो धार्मिक सजा का डर हो गया है, अब वो नीचे बैठ गया है डर के मारे कि मेरे दिमाग में तो क्रुएल्टी आ गई। एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, और रो रो के वो नीचे वाली धरती गीली कर देता है। यानी कि अब आदमी खुद के ही वो क्रूएल्टी, खुद के ही सेल्फिशनेस से डर रहा है, होली फियर से डर रहा है। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट अंडरनीथ हिज फूट। ह्यूमिलिटी होती है, आप कह सकते हैं अवमानना, अपमान, वो बुराई, वो जन्म ले लेती है। टेक्स इट रूट्स, अपना बीज बो देती है, कहां, अंडरनीथ हिज फूट, उसके पैरों के तले। यानी कि अब ह्यूमिलिटी बढ़ गई है उसके चारों तरफ, अब वो ह्यूमिलिटी में लिप्त होने लग गया है, ह्यूमिलिटी ने अपना बीज बो दिया है। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head. वो कहते हैं soon spreads the dismal shade of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery. ठीक है, जल्दी ही उसकी जो ह्यूमिलिटी है, देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट रूट अंडरनीथ हिज फूट, यानी कि वो बहुत ही थका हारा रह जाता है, अपने आप को हारा हुआ मानता है, उसके पैरों के तले वो बहुत ही हीन भाव, डाउन ट्रोडन फीलिंग, विनम्रता, नीचे लगा हुआ मान लो, उसको लगता है कि मैं हार चुका हूं, मैं सब कुछ गवा चुका हूं, वो वैसी ह्यूमिलिटी वाली उसकी फीलिंग आती है। यू कैन से वेरी 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 डाउन टू अर्थ, डाउन ट्रोडन यू कैन से भी, यानी कुचला गया आदमी, तो उसको वैसी फीलिंग आती है कि मैं कुचला जा चुका हूं। Soon spreads the dismal shade, डिस्मल आप कह सकते हैं कि you can say full of bad feelings, दैनीय है, लाचार, ग्रीफ, ट्रबल से भरा हुआ, ठीक है, दुखों से पीड़ित, प्रताड़ित। तो वो जो शेड है, डिस्मल शेड, वो चारों तरफ फैल जाती है। Soon spread यानी कि उसको अब सब कुछ भयावह लगने लग जाता है, सब कुछ बुरा लगने लग जाता है, डिप्रेशन में जाने लग जाता है। ऑफ मिस्ट्री ओवर हिज हेड, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मेरे से ये गलती हो गई, अब मेरे को सजा मिलेगी, पता नहीं मेरे से क्या हो गया, पता नहीं सुधरेगा कैसे। तो वो डिप्रेशन में धीरे 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 जाता है। वो सजा कौन दे रहा है, वो होली फियर से डर रहा है, यानी कि उस समय के वो लोगों से डर रहा है। भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है, भगवान इसमें कुछ नहीं करने वाला है, लेकिन वो लोग डरा रहे हैं कि तेरे से ये गलती होगी, अब तेरे को ये सजा मिलेगी। तो वो सजा से डरते हुए अब डिप्रेशन में, अब चिंता में, वो स्ट्रेस ले रहा है, डूबता जा रहा है। ऑफ मिस्ट्री ओवर हिज हेड, उसके दिमाग में ही वो उपज है, ये चीजें बाहर नहीं है, कहीं भी नहीं है, सारी चीजें उसके दिमाग में ही चल रही हैं, ठीक है, भी मेरे से गलती हो गई। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री, और मक्खियां और कीड़े उसकी वो मिस्ट्री पर पलते हैं। उसने कहा फीड ऑन द मिस्ट्री, उसकी वो मिस्ट्री पर पलते हैं। मिस्ट्री उसके दिमाग में क्या है, सड़ी हुई सी आइडिया, सड़ी सी आइडियोलॉजी है कि मेरे से गलती हो गई है, अब मैं ये हो गया हूं, मेरे को गलती भुगतनी पड़ेगी, जुर्माना पड़ेगा, मेरे को सजा मिलेगी, ऐसा वैसा कुछ भी। मिस्ट्री यानी कि वो ऐसी रहस्यमय चीज जिसको कीड़े पड़ गए हैं, और कीड़े हमेशा बेटा गली सड़ी चीज को ही पढ़ते हैं। इसमें वो यही कहना चाहता है कि वो डिप्रेशन में जा चुका है और इसकी ऐसी बुरी सोच को कीड़े पड़ गए, ठीक है। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery. वो कहता है कि वो जल्दी ही वो डिप्रेशन वाली अवस्था में चला जाता है, वो चारों तरफ फैल जाती है उसके दिमाग की जो मिस्ट्री है, और ऐसी मिस्ट्री को, ऐसी सोच को, ऐसी नेगेटिव थिंकिंग को क्या पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, वो उसी पे पलते हैं, यानी कि उस पर उनका जीवन यापन होता है।
and it bears the fruit of deceit, ready and sweet to eat, and the raven his nest has made in its thickest shade. वो कहता है, और जो मिस्ट्री है, उसी मिस्ट्री में क्या होता है, वो मिस्ट्री नामक एक मान लो पेड़ है, एक पौधा है, उस पे क्या लग गया है, अब एक बियर, इट बियर्स अ फ्रूट ऑफ डिसीट, एक छलनुमा, एक धोखेनुमा, एक ऐसा फल लग गया है जिसका पता ही नहीं है, जो कभी भी धोखा दे सकता है, जो रियल में नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, एक नेगेटिव चीज है, डिसीट, धोखे को कहा जाता है। अ फ्रूट ऑफ डिसीट यानी कि एक नेगेटिव चीज, बीज बोया गया है जिसका, एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, रेडी एंड स्वीट टू ईट, उसको पता नहीं चल रहा है बुरा क्या अच्छा क्या है, वो धोखे वाला फल है, फ्रूट ऑफ डिसीट, वो बुरी चीज है, वो उसको अच्छी लग रही है खाने में, स्वीट टू ईट, रेडी एंड स्वीट, रेडी यानी कि जिसको खाने में मजा आए, आकर्षक, अट्रैक्टिव हो। एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड, रेवन बेटा आप कह सकते हैं, इट सिंबलाइज नेगेटिविटी, इट सिंबलाइज डेविल, डेमोन्स और शैतान कह सकते हैं, नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को, जो भी बुरी चीजें हैं उसको वो रेवन से सिंबलाइज किया जाता है। वो कहते हैं द रेवन हैज नेस्ट हैज मेड, हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड, और वो जिस पेड़ पर वो फ्रूट ऑफ डिसीट लगा है मिस्ट्री में, उसमें क्या किया है, उसमें उस नेगेटिविटी ने, उस शैतान ने, उस डेविल ने अपना घोंसला बना लिया है इसकी गहरी शाम में, यानी छाया में, शेड में, जहां जिसको ढूंढ पाना मुश्किल है, पता नहीं चल रहा है भी उसने कहां डेरा डाला है, लेकिन उसने आपके दिमाग में डेरा डाल दिया। The gods of the earth and sea thought through nature to find this tree. इस समुद्र के, इस हवाओं के देवताओं ने, इस पृथ्वी के देवताओं ने, आप कह लो भी अच्छी ताकतों ने कोशिश कर ली है उसको, ट्री को ढूंढने की। कौन से ट्री को? जिस पर फ्रूट ऑफ डिसीट लगा है, जिस पर उस रेवन ने अपना घर बना लिया, यानी कि उस मिस्ट्री को, उस नेगेटिविटी को वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बट देयर सर्च वाज ऑल इन वेन, बट उनकी जो सर्च थी वो ढूंढ ही नहीं पाए, वो सब बर्बाद गई, फालतू। There grows one in the human brain, because वो जो पैदा हुआ था, वो फ्रूट, वो ट्री, वो कहां था? वो ह्यूमन ब्रेन में था। वो पॉजिटिविटी थी, या वो कह लो वो गॉड्स थे, उन्होंने कोशिश की उस ट्री को, उस फ्रूट ऑफ डिसीट को ढूंढने की, कि उसको खत्म किया जाए, उस रेवन को खत्म किया जाए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाए? बिकॉज दैट ट्री वाज इन ह्यूमन ब्रेन, यानी कि वो मिस्ट्री, वो सारी बुरी चीजें उस मानव के दिमाग की ही उपज थी। वास्तविकता में उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं था, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। तो इस कारण उसने अपने दिमाग में अपने आप को इतना गिरा लिया था, नेगेटिव थॉट्स ले आया था कि उसको संभाल पाना मुश्किल था। वो खुद ही जो संभाल सकता था, बाहरी कोई भी ताकत, चाहे अर्थ गॉड हो चाहे सी गॉड हो, उसको नहीं संभाल सकता था। दैट्स द एंड ऑफ द पॉइंट। इसमें विलियम ब्लेक सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज परफेक्ट दैट हैज बीन मेड बाय गॉड, बट ह्यूमन ने इसमें बहुत छेड़खानी की है, इसको अपनी तरह से चेंज कर लिया है। नेगेटिविटी आप कह सकते हैं, आडंबर, बुरी आदतें, एवरीथिंग, ये सब इंसान का किया जा रहा है। तो वो इन्हीं चीजों से हटाकर वो कह रहे हैं कि बी सिंपल, स्पेसिफिक एंड कनेक्ट टू डिवाइन। वो दिव्य से जोड़ने की कोशिश करते हैं और उस बुरी चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। That's the end of your point. Thank you.